हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम लोग सागर डिवीजन पे काम करेंगे और सागर डिवीजन को हम लोग बिगिन करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं सागर डिवीजन की आपको ट्रिक बता दूं। सी डी प्लस टी ना। तो इस ट्रिक की मदद से हम लोग सभी जिलों को कवर करने वाले हैं रिस्पेक्टिवली। सी से आएगा हमारे पास छतरपुर, डी से हमें मिलेगा दमोह, पा से हमें मिलेगा पन्ना और सा से फिर आपको मिलेगा सागर खुर्द, टी से आपको मिलेगा टीकमगढ़ और टीकमगढ़ से ही अभी अलग हुआ है 1 अक्टूबर 2018, 1 अक्टूबर 2018 को निमाड़ी। तो ये आपके पास है टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट्स जो आपको मिलने वाले हैं सागर डिवीजन के अंतर्गत। अब तक हमने क्या पढ़ा है मैं वो भी रिकॉल करा दूं। हम लोगों ने डिवीजन्स याद किए हैं NRI, जसु, सा, जी, बहुत, चतुर। इस ट्रिक से हमने याद किया है कि टोटल हमारे पास कितने डिवीजन्स हैं। जहां से हमें मिलेगा, याद कर लें आपको नर्मदापुरम, यहां मिल जाएगा रीवा, इंदौर, ठीक है। तो N से नर्मदापुरम, R से रीवा, I से इंदौर, जबलपुर, यहां फिर मिलेगा सागर, S से, U से उज्जैन, SH से शहडोल, ये ग्वालियर, फिर भोपाल और चंबल। नर्मदापुरम में हमने 3 डिस्ट्रिक्ट्स पढ़े, हरदा, होशंगाबाद, बैतूल। रीवा में हमने 4 पढ़े, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली। और इंदौर में हमने 8 पढ़े, बड़वानी, बुरहानपुर, अलीराजपुर, खंडवा, खरगोन, धार, इंदौर और लास्ट में झाबुआ। जबलपुर में हमने 8 डिस्ट्रिक्ट्स पढ़े। आज हम लोग सागर पे काम कर रहे हैं और सागर पे मैंने आपको ट्रिक बता दिया है। ये 6 डिस्ट्रिक्ट हम लेने वाले हैं, इनमें से 2 छतरपुर, दमोह हम लोग अभी लेते हैं। तो अल्टीमेटली आज अभी तक हमने कवर किया है 23 और आज 2 यानी 25 डिस्ट्रिक्ट्स आज तक हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हम लोग आज का छतरपुर, हेडिंग डाल दें आप, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट। 24th डिस्ट्रिक्ट कहलाएगा और सागर डिवीजन का 1st डिस्ट्रिक्ट कहलाएगा। चलिए क्या क्या देखना है हमें छतरपुर में। सबसे पहले तो किस डिवीजन में आएगा, सबसे पहला काम तो करें कि आप इसका मुख्यालय, हेडक्वार्टर खुद छतरपुर होगा। किस डिवीजन में आएगा भाई, तो डिवीजन इसका सागर हमने अभी देखा। इसके बाद हम इसके एरिया की बात कर लेते हैं, इसके पॉपुलेशन की, जनसंख्या की बात कर लेते हैं और फिर इसके हम लोग 6 रेशियो की बात कर लेते हैं, यानी आप कहोगे लिंगानुपात की। इसके अलावा पॉपुलेशन डेंसिटी की बात कर लेते हैं, जन घनत्व की बात कर लेते हैं, जैसा हम हर केस में करते आ रहे हैं। ठीक है, तो छतरपुर में आप लोग हेडक्वार्टर छतरपुर, डिवीजन सागर, एरिया आप लोग इसका नोट करें 8687, 8687, 8687 किलोमीटर स्क्वायर। जनसंख्या कितना निवास करती है, तो अबाउट 17,63,000। इतना यहाँ पे जनसंख्या है जो यहाँ पे निवास करते हैं, वो लोग हैं, जिसमें से 64% साक्षर है, साक्षरता रखते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे खेती करने वाले, गांव में रहने वाले, ऐसा समझो 77.4% लोग हैं जो गांव में निवास करते हैं, यानी खेती में संलग्न है। सेक्स रेशियो, लिंगानुपात क्या है, 1000 पुरुष पे कितनी महिलाएं हैं यहाँ पे, तो ये आप लोग लिखें 883, थोड़ा कम है। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें, यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं, तो ये 203 है, 203 है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे तहसीलों की, कितनी तहसीलें हैं, तहसीलों को याद करेंगे अब हम लोग छतरपुर की। छतरपुर जिला एक बार हम लोग लोकेट कर लें और इसको समझ लें मैप के थ्रू। तो देखें आप लोग मैप, और मैप में आपको छतरपुर में बताता हूं। छतरपुर एक्चुअल में ध्यान से देखा जाए तो ये है आपको छतरपुर। ये छतरपुर हमें मिलता है कहां, ये हमें मिलता है बिल्कुल MP के नॉर्थवर्ड पोर्शन में, नॉर्थ पोर्शन में, जहां पे ये यूपी के साथ क्या करता है, बाउंड्री शेयर करता है ऊपर। यानी यदि आप छतरपुर को लोकेट करो मैप में, तो छतरपुर यदि यहां पे है तो इसके ऊपर क्या है, यूपी है।
ठीक है, देख सकते हो आप डायरेक्ट पूरा यूपी यहाँ पे है। ठीक, इसके यदि आप नीचे आओ यानी साउथ में आओ तो छतरपुर के साउथ में एक तो आपको मिलता है यहाँ पे दमोह और एक आपको मिलता है साथ ही साथ सागर। तो यहाँ पे दो मिल जाएंगे, एक सागर मिलेगा और सागर के साथ आपको दमोह लगा हुआ मिलेगा। तो ये दो डिस्ट्रिक्ट मिल जाएंगे साउथ में। अब हम लोग वेस्ट में चलते हैं। तो वेस्ट में हमें एक तो पूरा टीकमगढ़ मिलता है, तो आपको टीकमगढ़ याद रखना है। वेस्ट में पूरा टीकमगढ़ मिलता है और टीकमगढ़ से ऊपर अलग हुआ है निवाड़ी, लेकिन हमें सिर्फ टीकमगढ़ ही मिलेगा छतरपुर के वेस्ट में। ईस्ट में चले छतरपुर के तो हमें पूरा पन्ना मिल जाएगा, तो पन्ना मिल जाएगा आपको ईस्ट में। तो ये कहानी है इसके लोकेशन की। ठीक है, समझ पा रहे हैं लोकेशन? ये लैंड लॉक्ड नहीं है, ये यूपी के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। ठीक, ये लोकेशन हो गई। तहसीलें देख लेते हैं अब। तो इसी एरिया में इसमें तहसीलें मिलेंगी, इस पूरे एरिया में यहाँ हमें क्या मिलेंगी? तहसीलें मिलेंगी। तो कौन कौन सी तहसीलें हैं, कितनी तहसीलें हैं? तो यहाँ पे टोटल 11 तहसीलें हैं, जिन्हें हम याद रखेंगे बाबी, बच, छत, गिरने, लघा, महाराज। ठीक है, आप किसी बंदे को बोल रहे हो भाई, क्या बोल रहे हो कि बाबी बच। ठीक है, मैं पूरे में लिख दे रहा हूं, फिर इसको मैं इरेज कर दूंगा। देखें ध्यान से, बा बी बच, छत, गिरने, लगा, लघा, महाराज। ठीक है, बाबी बच, छत, गिरने, लगा, महाराज। तो यहां पे और बड़ा कर लो इसको, छत, गिरने, लगा, महाराज। ठीक है, तो कितने आ गए? एक आ गया बा से, दो आ गया यहां से बी से, थर्ड आपको मिलेगा बच से, फोर्थ छत से, फिफ्थ गिर, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, हाँ नाइन्थ। एक आप लोगों को और लेना है, किसमें से लेना है? गिर। ठीक है, गिर तो ले लिया आपने। बाबी बच, छत, गिरने, छत, गिरने, लघा, महाराज। ठीक है, बाबी बच। ठीक है, यहां पे हमने चा से नहीं लिया है। ठीक, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, 11th। ठीक, तो बा से आपको क्या मिलेगा? लिख लें। बा से मिलेगा बड़ा मलहरा। ठीक है, फिर बी से क्या मिलेगा? बी से आपको मिलेगा बिजावर। अब यहां पे एक बा से मिलेगा, एक चा से मिलेगा। ठीक है, दो मिलेंगे। तो बा से याद रखो यहां पे बक्सवा, और चा से आपको मिलेगा चंदेला या चंदला। ठीक है, चंदला। और छत से छतरपुर, सीधी सी बात। फिर गिरने, तो गी से क्या आएगा? गी से आपका आ रहा है गौरीहार, गा मान लो आप, गौरीहार। रा से फिर आपको मिल रहा है यहां पे राजनगर। ना से नौगांव। अब सिर्फ आपको यहां पे हेल्प मिलेगी कि कितने हैं, बाकी आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आप रिकॉल कर पाएंगे। और इतना ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, बस एक बार आपको आइडिया होना चाहिए कि इतने हैं। ठीक है, बाकी जिसमें कम है उनके याद कर लो। अब 11 याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, ला से आपके पास है यहां पे लौडी। घा से क्या है? घा से घुवरी। और मां से महाराज से क्या है? महाराजपुर। तो ये हो गए आपके टोटल 11 तहसीलें। यहां पे संभाग की बात यदि हम करें, विकास खंड की बात करें, संभाग तो है ही है, विकास खंड की बात करें तो ये पूरे के पूरे 11 आ जाएंगे। हाँ, पूरे के पूरे नहीं आएंगे, इनमें से कुछ नहीं आ रहे। कौन कौन से नहीं आ रहे? चंदला, धुवरी, महाराजपुर। तो इनमें से कौन कौन से छोड़ दो आप? एक तो चंदला छोड़ दो, चंदला हटाओ। एक ये घुवर या घुवरी भी बोलते हैं इसको, घुवरी हटा दो। और एक महाराजपुर हटा दो। इनको हटाने के बाद जो बचे, कितने बचे? 8 बचे। वो 8 आपके क्या हो जाएंगे? विकास खंड में आ जाएंगे। ठीक है, घुवरी, धुवरी। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत बनो।
तो ये हो गया आपका 8 पॉइंट, ये आपने क्लियर कर ली। चलिए छतरपुर पे 9वां पॉइंट लेते हैं अब हम। चलिए 9th पॉइंट छतरपुर पे हम लोग ये लेते हैं कि यहां से NH86 NH75 जाता है। ठीक, ये समझ गए। इसके बाद हम पहले विंध्य प्रदेश का भाग बोलेंगे इसको। ये विंध्य प्रदेश का भाग था, पूछा जा सकता है कि पहले किसका भाग था, स्वतंत्रता से पहले विंध्य प्रदेश का भाग था। और यहाँ पे पहाड़, वृक्ष, नदी, तालाब ये सब घिरे हुए हैं। तो किन किन से घिरा हुआ है ये? पहाड़ों से, वृक्षों से, नदियों से, तालाबों से, और साथ ही ये विंध्य प्रदेश की राजधानी थी। तो ये पॉइंट लिख लें कि विंध्य प्रदेश की राजधानी, या विंध्य प्रदेश का भाग लिखिएगा इसको राजधानी की जगह। राजा छत्रसाल थे, इन्होंने शासन किया है, बुंदेला राजा थे, और इन्हीं के नाम से इसका छतरपुर नाम पड़ा है। छतरपुर की बात कर रहे हैं तो कैसे छतरपुर नाम पड़ा? राजा छत्रसाल का शासन रहा है, 1707 में इन्होंने स्थापित किया है इसको, और इनके नाम पे ही इसका नाम पड़ गया। और ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि राजा छत्रसाल को ये जो उपाधि थी, कौन सी उपाधि ने मिली थी? राजा की, राजा छत्रसाल कहलाते थे। तो किन्होंने राजा की उपाधि दी थी इनको? तो मुगल शासक औरंगजेब ने दी थी। ये क्वेश्चन भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, किन्होंने इनको राजा की उपाधि दी? तो किन्होंने दी? औरंगजेब ने दी थी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बनाइए। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए यहाँ की नदियां। यहाँ पे मुख्यतः धसान नदी है, इसके अलावा सोनार नदी, केन, उर्मिल नदी। अब धसान नदी यदि मैं बात करूं छतरपुर की, तो छतरपुर के एक तरफ नदी बहती है धसान और एक तरफ बहती है सोनार। तो छतरपुर के पूर्व की तरफ धसान नदी है और इसके पश्चिम की तरफ, यानी यदि ये छतरपुर है तो यहाँ पे धसान नदी है और यहाँ पे सोनार नदी है। तो ये तो मुख्य दो नदियां हो गई, धसान और सोनार। तो नदियों में आप लोग लिखें, दो नदियां तो बहुत मुख्य है, बाकी 4 नदियां मैं बता रहा हूं, धसान, और भी हो सकती हैं छोटी छोटी नदियां। तो धसान, सोनार, और इसके अलावा आप लोग लिखें 2 नदियां और, एक तो है केन और एक है उर्मिल। अब उर्मिल नदी के किनारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं बाद में। यहाँ पे एक नरसंहार हुआ था उर्मिल नदी के किनारे, हम बताएंगे बाद में। नगर पालिका बन गई थी, कब बन गई थी? 1908 में, 1908 में ये नगर पालिका का गठन हो गया था। खजुराहो पे चलिए थोड़ा सा टिप्पणी करते हैं हम लोग। यदि सपोज खजुराहो पे लिखने को आपको मेन एग्जाम में भी आए तो क्या क्या आप लिखेंगे? तो खजुराहो के बारे में पहली लाइन ये होगी कि खजुराहो छतरपुर का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है और एक प्रमुख पुरातत्व संबंधी स्थल है। क्यों है ऐसा? क्योंकि यहाँ पे एक तो इसका प्राचीन नाम पहले तो लिखो, खजुरवाह। ठीक है, खजुरवाह इसको बोलते हैं। ठीक है, खजुरवाह या खजुरवाहक ऐसा इसको बोला जाता है पहली बात तो। फिर इसके बाद खरजुरवाहक, खजुरवाहक या खरजुरवाहक। ठीक, किन्होंने शासन किया है? यहाँ पे चंदेल शासकों ने शासन किया है और चंदेल शासकों ने यहाँ पे एक शानदार खजुराहो का मंदिर बनवाया है। तो खजुराहो अपने मंदिर के लिए फेमस है, जिसे 1986 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज यानी विश्व विरासत में शामिल कर लिया है। तो ये विश्व विरासत की एक साइट है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है खजुराहो का मंदिर, विश्व विरासत में शामिल है, जिसको चंदेल शासकों ने बनवाया था। खजुरवाह या खजुरवाहक ये इसका प्राचीन नाम था। ठीक है, 1986 में इसको विश्व विरासत में शामिल किया गया। आपको पता है और कौन कौन से एमपी में विश्व विरासत में शामिल है? एमपी में 3 विश्व विरासत में शामिल है। एक 1986 में खजुराहो शामिल किया गया, 1989 में सांची का स्तूप रायसेन डिस्ट्रिक्ट में आता है, और 2003 में भीम बेटिका ये भी रायसेन अब्दुल्लागंज में आता है। तो ये 3 चीजें हैं एमपी में जो कहां शामिल है? विश्व विरासत में। मांडू को शामिल करने का प्रस्ताव चल रहा है और बहुत समय से चल रहा है, देखिए कब तक शामिल होता है। तो मांडू की भी बात चल रही है। मांडू में तो बताया गया था आपको कितनी विरासत की चीजें हैं, लेकिन अभी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल नहीं हुआ है, तो उसको शामिल करने की बात चल रही है। और खजुराहो से जुड़ी हुई चीजें क्या है, सुनते चले आप। खजुराहो से जुड़ी हुई एक चीज ये है कि 1950 से 1050 के बीच यानी 11वीं सदी में बनाया है। कभी भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे कि कब बनाया गया, 11th सेंचुरी। कई बार ऑप्शन ऐसा भी होता है, ऐसा हो तो याद रखिए 950 से 1050 की एसी के बीच में इसको बनवाया गया। डायरेक्ट बताना है तो 11th सेंचुरी, 11वीं सदी।
ठीक। और क्या है खजुराहो में, यहाँ पे पार्श्वनाथ और विश्वनाथ जी का मंदिर है। किनका किनका? पार्श्वनाथ जी का और विश्वनाथ जी का। तो पार्श्वनाथ कौन है? जैन तीर्थंकर है, उनका मंदिर है। और किनका मंदिर है? और यहाँ पे विश्वनाथ जी का मंदिर है। अब मैं मंदिर बताता हूँ खजुराहो में और एक्स्ट्रा मंदिर कौन से हैं। तो खजुराहो के कुछ एक्स्ट्रा मंदिर भी हम लोग सीखेंगे, ठीक है। जो भी पॉइंट है देखिए 15 है शायद। तो पार्श्वनाथ का मंदिर है यहाँ पे और विश्वनाथ जी का मंदिर है। और क्या है यहाँ पे? जगदम्बी मंदिर है और चित्रगुप्त जी का मंदिर है। चित्रगुप्त कौन होते हैं? चित्रगुप्त भगवान सूर्य होते हैं। तो भगवान सूर्य अपने पूरे घोड़े के साथ आप कहें उनका मंदिर यहाँ पे है। और किन्होंने बनवाया था पार्श्वनाथ और विश्वनाथ का मंदिर? तो पार्श्वनाथ मंदिर और विश्वनाथ मंदिर बनवाया था चंदेल शासक धंग ने। धंग नाम था शासक का। इस धंग शासक ने बनवाया था किसे? पार्श्वनाथ मंदिर को और विश्वनाथ मंदिर को। फिर धंग का पुत्र आया गंड। कौन आया? गंड। तो इस गंड शासक ने क्या बनवाया? इसने बनवाया यहाँ पे जगदम्बी और चित्रगुप्त मंदिर। जगदम्बी और चित्रगुप्त मंदिर खजुराहो में देखिए खजुराहो में 3 तरीके के मंदिर हैं देखा जाए तो, ठीक। ये धंग और गंड याद रखिएगा, ठीक है। धंग गंड हो गए। अब एक चीज और मैं बता दूं, खजुराहो में 3 भागों में मंदिर को बांटा जा सकता है। एक तो मंदिर पश्चिम वाले मंदिर पूरे, फिर पूर्व के मंदिर और दक्षिण के मंदिर। 3 भागों में हम यहाँ के मंदिरों को बांट सकते हैं। खजुराहो मंदिर से भरा हुआ स्थल है, क्योंकि चंदेल शासकों ने बहुत मंदिरों का निर्माण करवाया है। जैसे धंग ने करवाया, गंड ने करवाया। धंग ने पार्श्वनाथ मंदिर करवाया और विश्वनाथ मंदिर करवाया। तो फिर गंड ने क्या कराया? आप कहोगे कि चित्रगुप्त मंदिर करवाया। साथ ही साथ और क्या करवाया? जगदम्बी माँ का मंदिर करवाया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आप लोग मंदिर देखोगे। अब मैं पश्चिम के मंदिर बताऊं तो पश्चिम में कौन कौन से मंदिर है देखते चलो। लक्ष्मण मंदिर है एक तो, ठीक है। मैं लाइन बाय लिखवा देता हूं, फिर थोड़ा थोड़ा बोल दूंगा मैं इनके बारे में। लक्ष्मण मंदिर है। कंदरिया महादेव मंदिर है। थोड़ा थोड़ा जगह छोड़ लेना, क्योंकि इनके बारे में 2-3 पॉइंट मैं बोलूंगा, आप लिख लेना। तो कंदरिया महादेव मंदिर है, बहुत फेमस मंदिर है। इसके अलावा हमारे पास 64 योगिनी मंदिर है। ये सभी पश्चिम में के मंदिर कहलाएंगे और सभी मंदिर खजुराहो में ही है। 64 योगिनी मंदिर। और इसके बाद एक और मंदिर आपको लिखना है, चित्रगुप्त मंदिर, जो मैंने बताया था अभी, वही चित्रगुप्त मंदिर। चित्रगुप्त मंदिर है। और कौन सा मंदिर है? और एक मंदिर है यहाँ पे विश्वनाथ मंदिर है और मगतेश्वर मंदिर है, ठीक है। विश्वनाथ मंदिर है और मागतेश्वर मंदिर है। ये कुछ मंदिर हैं जो पश्चिम के मंदिर कहलाएंगे। कौन से मंदिर कहलाएंगे? पश्चिम के मंदिर, ठीक है। खजुराहो के मंदिर जो हैं वो 3 भागों में बांट रहा हूं। एक तो पश्चिम के मंदिर, पूर्व के मंदिर, दक्षिण के मंदिर। पश्चिम के मंदिर में लक्ष्मण मंदिर आता है। क्या है ये लक्ष्मण मंदिर? ये लक्ष्मण मंदिर यशोवर्मन के द्वारा बनवाया गया था। यशोवर्मन ने बनवाया था। कब बनवाया था? 930 से 950 के लगभग बनवाया था, 11वीं सदी में ही बनाया था। 11th सेंचुरी में नहीं, 10th सेंचुरी कहलाएगा नहीं, 10th सेंचुरी में बना था। जबकि खजुराहो का पूरा 11th सेंचुरी में बना था। इसीलिए माना जाता है कि खजुराहो का एक टाइम पीरियड फिक्स नहीं बोला गया, मतलब उसको बोला गया है कि इस 950 से शुरू हुआ है और 1050 तक लगभग गया है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे मंदिर बने हैं यहाँ पे, इसलिए ऐसा बोला जाता है। कंदरिया मंदिर की बात करें, ये पूर्व में इसका मुख है, ये भी याद रखिएगा लक्ष्मण मंदिर का। चलिए कंदरिया मंदिर लिख लीजिए। कंदरिया मंदिर को हम बोलते हैं कि ये शिवलिंग है। भीतर यहाँ पे 800 मूर्तियां हैं, ठीक है। शिवलिंग है ये, जिसमें 800 मूर्तियां हैं अंदर, ठीक। 1050 के लगभग बना माना जाता है। 1025 से 1050 के लगभग बना माना जाता है, यानी 11वीं सदी याद रखना। तो ये अलग अलग टाइम में बने हैं, ये भी याद रखो। अब 64 योगिनी, इसके बारे में बता देता हूँ। 64 योगिनी मंदिर के बारे में आप थोड़ा सुन लीजिए। 9वीं सदी में बना है 64 योगिनी। 9वीं सदी मतलब बहुत पुराना हो गया। 9वीं सदी का मतलब तो हो गया 800 से 900 का समय। ये जो कंदरिया महादेव का मंदिर है उसके दक्षिण भाग में, साउथ के भाग में ये 64 योगिनी मंदिर है। और 64 योगिनी मंदिर में मूल प्रतिमा जो है वो काली माँ की थी, और इसके अलावा भी वहां पे बहुत सारी प्रतिमाएं थी। अब केवल 3 प्रतिमाएं शेष हैं। पहले मूल प्रतिमा किनकी थी? काली माँ की। अब लेकिन 3 प्रतिमाएं जो शेष है वो अलग है। चित्रगुप्त मंदिर भगवान सूर्य पर समर्पित मंदिर है, और भगवान सूर्य बिल्कुल रथ में बैठे हुए इस मंदिर में विद्यमान है, और 5 फीट ऊंचा
और रथ घोड़ा पूरा लगा हुआ। भगवान चित्रगुप्त को शायद आपने देखा हो, घोड़े में सवार। यदि आपने कोई मंदिर कहीं देखी है, फोटो कहीं देखा है, तो भगवान सूर्य की, चित्रगुप्त भगवान की फोटो है। इसके अलावा विश्वनाथ मंदिर, ये शिवलिंग है, यहाँ पे भगवान शिव की मूर्तियां हैं, संगमरमर से बना है ये, ब्रह्मा जी की प्रतिमा भी लगी है यहाँ पे, और साथ ही साथ 11वीं सदी में ये बनवाया गया मंदिर है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग मार्गतेश्वर। तो मार्गतेश्वर मंदिर भी यहीं मौजूद है, अब इसके बारे में ज्यादा नहीं बताता मैं। खजुराहो के पूर्व मंदिर में आए तो पार्श्वनाथ, घैटाई और आदिनाथ। यहाँ पे पार्श्वनाथ है, पार्श्वनाथ मंदिर, घैटाई मंदिर और आदिनाथ का मंदिर। ये 3 मंदिर आपको यहाँ पे मिलेंगे। पूर्व मंदिर कहलाएंगे, ये पूर्व डायरेक्शन में है। हाँ, इनके बारे में पार्श्वनाथ मंदिर को आप जानते होंगे कि धंग ने बनवाया है 954 के लगभग। इसके अलावा आदिनाथ मंदिर है, ये भी ऋषभ देव जी का मंदिर है। जनरल याद रखें, बस नाम जिनका मैं बता रहा हूं बस उन्हीं का नाम याद रखें, किस शासक का नाम। अब दक्षिण के मंदिर देखते हैं। दक्षिण के 2 मंदिर हैं आपके पास, एक दुल्हा देव मंदिर है, एक भगवान चतुर्भुज का मंदिर है, विष्णु भगवान का मंदिर। 1100 ईस्वी में बन गया। कुछ मंदिरें हम और लेते हैं। ठीक है, क्या है ये नंदी मंदिर, ये देख लो आप। ये नंदी मंदिर बच्चों विश्वनाथ मंदिर के सामने बना हुआ है। नंदी मूर्ति है भगवान नंदी की। ये 20 खंभे का यहाँ पे एक मंदिर बड़ा प्रांगण में बना हुआ है, तो नंदी मंदिर याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट मंदिर यहाँ पे एक धुबेला में हमको यहाँ पे दुर्ग मिलता है, और साथ ही साथ देवी जगदम्बा का मंदिर भी वहीं पास में है, कंदरिया महादेव के पास। देवी जगदम्बा बोलो, देवी जगदम्बी बोलो। ठीक है, चलिए मंदिर के बारे में बोलता चलता हूँ। देवी जगदम्बा मंदिर कहाँ है? कंदरिया महादेव मंदिर के उत्तर में है, 1000-1025 के बीच में बना है। छत्रसाल ने देवी पार्वती की प्रतिमा भी यहाँ पे स्थापित की थी। मांतकेश्वर क्या है? ये भगवान शिव का मंदिर है। यहाँ पे 30 फीट ऊंचा शिवलिंग है, और ये सबसे बड़ा शिवलिंग माना जाता है। जितने भी मंदिर चंदेल शासकों ने बनवाए हैं उनमें सबसे बड़ा शिवलिंग मांतकेश्वर मंदिर में ही है। ठीक है, चंदेल द्वारा बने मंदिरों में सबसे बड़ा शिवलिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मांतकेश्वर मंदिर, जल विहार का मेला लगता है यहाँ पे, और धुबेला उर्स लगता है। धुबेला उर्स कहाँ लगता है? छत्रसाल का जो मकबरा है धुबेला तालाब के पास, वहीं पे आयोजित होता है। पुरातात्विक संग्रहालय भी है धुबेला में, और साथ ही साथ धुबेला में बिजली परियोजना भी है। इस धुबेला जगह का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिख लीजिए आप अपनी कॉपी में। क्या क्या है यहाँ पे? राजा छत्रसाल जी का यहाँ पे कह सकते हो समाधि स्थल है, और क्या है? तालाब, साथ ही साथ और यहाँ पे धुबेला उर्स मेला लगता है शानदार, और पुरातात्विक संग्रहालय भी है यहाँ पे, और एक चीज याद रखेंगे, बिजली परियोजना भी चलती है। तो ये 4 पॉइंट बना ले आप। राजा छत्रसाल का क्या कहोगे? मकबरा, और क्या कहोगे? धुबेला में धुबेला उर्स, और क्या है? पुरातात्विक संग्रहालय है, और एक पॉइंट मैंने बताया है, क्या बताया है कि यहाँ पे एक बिजली परियोजना भी छोटी सी चलती है। तो ये धुबेला के बारे में हो गए। अंगोर लिख लो आप, बड़े बड़े स्वर्ण अक्षरों में अंगोर लिखो आप तो। हाँ, हम लोग पन्ना में बात करते हैं खानों की, और पन्ना से जुड़ा हुआ है, आपको बताया मैंने, पन्ना है, छतरपुर है। तो अंगोर में हीरों की खदान मिली है, और अंगोर में जो हीरा पाया गया है वो बहुत बड़ा है साइज में। तो सबसे बड़ा हीरा निकाला गया है अंगोर की खदान से, और ये अंगोर की खदान कहाँ मिलती है? हमें छतरपुर में मिलती है। अब सीधी सी बात है, पन्ना से लगा हुआ है तो थोड़े बहुत हीरे हमें यहाँ भी मिल जाते हैं खदानों में। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। प्रमुख खनिज का क्या है यहाँ पे? पायरोफाइट है, डायस्फर है, इसके अलावा उपकार है, छुई मिट्टी है, छुई मिट्टी जिससे पुताई करते हैं, ये सब यहाँ पे है। यहाँ पे झील भी है, जैसे रंगम झील है, बेनी सागर झील है। कौन कौन सी? रंगम, बेनी सागर। अब चलिए मैं चरण पादुका थोड़ा सा बता देता हूँ। उर्मिल नदी के किनारे, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। चरण पादुका नरसंहार, जिस तरीके से जालियाबाग नरसंहार हुआ था 1919 में, जिसकी कहानी आप थोड़ा जानते हैं, थोड़ा मैं बता भी देता हूँ। जालियाबाग नामक जगह था जहां पे लोग इकट्ठे हुए थे, और उस समय पे ये जो कटाई वगैरह हो गई थी खेतों की, एक पर्व मना रहे थे बैसाखी का, और कुछ लोग क्रांति के पर्पज से भी वहां आ गए थे, लोगों को बांटने लग गए थे, बताने लग गए थे। तो जब ये बात पता चली जनरल डायर को, तो जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवाई थी। फिर उसके बाद एक इसमें
आयोग आया जिसने पता लगाया कितने लोग मारे गए, नहीं। और उस आयोग के तहत तो बोला गया कि लगभग 500 लोग मारे गए, लेकिन मारे हजारों में लोग गए थे, कई लोग घायल हुए थे, और कुआं वहां पे था, कुआं में कूद कूद के लोग मरे थे। तो ये कहानी थी जलियांवाले बाग की, जो बहुत भयानक क्रूर घटना थी। वैसा ही एक घटना चरण पादुका नामक जगह पे देखने को मिली है। कहाँ ये चरण पादुका नामक जगह? छतरपुर में है। किस नदी के किनारे है ये आपका उर्मिल नदी के किनारे है। तो उर्मिल नदी के किनारे इस स्थल में भी हमें कुछ वैसा ही देखने को मिला जैसा हमें जलियांवाले बाग में मिला। इसलिए इसको एक और नाम देते हैं, क्या देते हैं? मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग। ये मध्य प्रदेश का जलियांवाला नरसंहार, ठीक है, ये भी इसका एक नाम है। समझ रहे होंगे क्यों? अब ये घटना 1919 में हुई थी, ये हुई थी 1930 में। ठीक, क्या हुआ था मैं ये समझाना चाहूंगा मैं आप लोगों को। ये 14 जनवरी एग्जैक्ट लिखना है तो लिख लो, अदरवाइज सिर्फ 1930 याद रखो। अब सुनना आप हुआ क्या था। 14 जनवरी 1930 को उर्मिल नदी के तट पर ये देशभक्तों की बैठक लगी हुई थी। कई देशभक्त बैठे हुए थे, चर्चा कर रहे थे कैसे देश को इन अंग्रेजों से हम स्वतंत्र कराएं। और इसकी खबर लग गई अंग्रेज के एक एजेंट फिशर को। किसको? फिशर को इसकी खबर लग गई। और फिशर अपनी पूरी भील की पलटन थी उसके पास, पूरी भील की पलटन लेके आ गया। और भील की पलटन लेके आकर उसने अंधाधुंध गोलियां चलवाई और इस तरीके से बहुत सारे लोग मारे गए। अब ये भी एक त्योहार के समय ही चल रहा था, मकर संक्रांति का त्योहार था, जैसे वो वैसाखी के टाइम चल रहा था। तो कई चीजें सिमिलैरिटी हमें दिख रही हैं इन दोनों नरसंहार में, ठीक है। इसलिए ही हम इसको क्या बोलते हैं? मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग, ठीक है। कुछ लोग फिर उर्मिल नदी में कूद गए। अब बहुत सारे लोग उर्मिल नदी में कूदे, कईयों को तैरना भी नहीं आता था तो नदी में भी मर गए, कई लोग गोलियों से मर गए, तो कई लोग मरे, कई घायल हुए। लेकिन गिनती देखें तो लोग कहते हैं कि 21 शहीद हुए थे, 21 लोग शहीद हुए थे, पर और ज्यादा ही हुए थे, ये तो रिकॉर्ड बता रहा है। नहीं, शहीद स्मारक इसके नाम पर फिर बनवाया गया है यहाँ पे, जिसमें बलिदान देशभक्तों का नाम अंकित किया गया है। तो जो 21 लोग शहीद हुए थे उनका नाम यहाँ पे अंकित है, दर्ज किया गया है। शहीद स्मारक भी है, ये भी याद रखें आप। जैसे हमारे यहाँ भी शहीद स्मारक बना है दिल्ली में, वैसे ये शहीद स्मारक है, ठीक है। जलियांवाले बाग में भी स्मारक टाइप का बना हुआ है। पूरा जलियांवाला बाग आज भी जाके आप घूम सकते हैं, देख सकते हैं। और वहां का ये दृश्य, ये बावड़ी जो पूरी थी, कुआं जिसमें कूदा था, वो देख सकते हैं आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना क्लियर हुआ। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ का जलियांवाला बाग कहलाता है ये मध्य प्रदेश का चरण पादुका नरसंहार, याद रखिएगा। अब खेती देखें तो क्या क्या खेती करते हैं यहाँ के लोग? छतरपुर के धान, गेहूं, ज्वार, ये सब खेती ये लोग करते हैं। ज्वार की गुणवत्ता वाली लकड़ी का उत्पादन होता है, मतलब अच्छी क्वालिटी का लकड़ी। आपको अच्छी क्वालिटी का सोफा चाहिए तो यहाँ की लकड़ी शानदार होती है, इस टाइप के आप कहोगे कि फर्नीचर्स को बनाने के लिए। इसके अलावा रानी बेरछा का मकबरा है यहाँ पे, एक इम्पोर्टेंट और है यहाँ पे मकबरा रानी बेरछा। अब कौन है रानी बेरछा, इनके बारे में थोड़ा सा सुन लें आप। ये रानी बेरछा छत्रसाल महाराज छत्रसाल की एक पत्नी थी, और महाराज छत्रसाल ने अपनी पत्नी की याद में छतरी नुमा स्ट्रक्चर बनवाया था। ऐसी स्ट्रक्चर बनती थी छतरी टाइप की, जिसे रानी बेरछा का हम लोग क्या बोलते हैं? मकबरा बोलते हैं। और छतरी है मतलब। बस एक लास्ट पॉइंट और छतरपुर में केन घड़ियाल अभ्यारण्य। केन घड़ियाल अभ्यारण्य ये लास्ट पॉइंट है छतरपुर में, जो आप सीख लें। ये केन एक्चुअल में यहाँ पे एक घड़ियाल है, उस घड़ियाल का ही नाम है केन, ठीक है। तो केन घड़ियाल के नाम पर ही अभ्यारण्य का नाम है केन घड़ियाल अभ्यारण्य। कौन सा घड़ियाल है ये केन घड़ियाल? तो इसके बारे में लिख लें। केन घड़ियाल वो घड़ियाल है जो यहाँ पाया जाता है, और 6 मीटर लॉन्ग है ये घड़ियाल, और ये फिश को खाता है। बहुत लंबा घड़ियाल है ये, 6 मीटर के लगभग, बहुत बड़ी लेंथ हो गई है, और ये फिश को खाता है। तो इस घड़ियाल के नाम पर ही इसका केन घड़ियाल नाम पड़ा है। ये केन और खुद्दार नदी, 2 नदियों के संगम पे है ये, केन और खुद्दार रिवर, खुदार या खुद्दार रिवर। इन दोनों रिवर के संगम का मतलब हुआ कन्फ्लिक्चुएशन, इन दोनों रिवर के मिलने पर, जहां ये मिलती हैं वहां पे है ये आपका अभ्यारण्य। खजुराहो टेम्पल के नॉर्थ ईस्ट में है ये, और इसके अलावा ये पन्ना नेशनल पार्क के नॉर्थ में है, यानी पन्ना नेशनल पार्क के भी नॉर्थ में है। पन्ना यहाँ पे आ गया तो इसके नॉर्थ में कहलाएगा ये, यहाँ पे है कहीं,
पन्ना में भी थोड़ा बहुत इसका पोर्शन आ जाता है केन का, और ज्यादा पोर्शन केन का कहाँ है, छतरपुर में है। इसके अलावा ये 1985 में फाउंड किया गया था, 1985 में बनाया गया था केन घड़ियाल अभ्यारण्य। और यहाँ पे सांभर, नीलगाय, चिंकारा, इनको हम कंजर्व करते हैं। सम पोर्शन ऑफ केन इज आल्सो देयर इन पन्ना, कुछ पोर्शन इसका पन्ना में भी है। चलिए हम दूसरा दमोह शुरू करते हैं सागर डिवीजन के अंतर्गत। और दमोह में सबसे पहले तो इसका हेडक्वार्टर दमोह ही होगा। डिवीजन की बात करेंगे तो डिवीजन आपको सागर मिलेगा, ठीक है। अब इसके एरिया की बात कर रहे हैं तो इसका एरिया है 7000 के ऊपर 7306 किलोमीटर स्क्वायर, याद रखें आप। और इसका पॉपुलेशन लेते हैं, कितने लोग हैं यहाँ पे, तो लगभग 13,65,000 के अप्रॉक्स लोग हैं, जिसमें से 80% तो विलेज में रहते हैं, गांव में रहते हैं 80% के लगभग, और 70% के अप्रॉक्स यहाँ पे साक्षरता है, लिटरेसी है, साक्षरता है। अब चलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी में, यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं। तो पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ की 173 और 6 रेशियो यानी 1000 मेल पर कितनी फीमेल है, 910, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स आपको मिल गए। अब हम बात करते हैं तहसीलों की। यहां की तहसीलें आप याद रखें, दम, जब, एक बेसिक मैंने बनाया है, दम से दमोह हमने करके रेखा के टाइम भी पढ़ा था, तो यहाँ पे वही बना लें आप। दम, जब, पथ, पट, हट, तेंदु। दम, जब, पथ, पट, हट, तेंदु, बटिया, ठीक है। कोई फ्लो वैसा बेसिक कोई मीनिंग वाला फ्लो नहीं बन रहा, पर याद किया जा सकता है। दम, जब, पथ, पट, हट, तेंदु, बटिया। दम से तो आपको दमोह ही ले लेना है, और बाकी से आप देखिए। जब से आपको लेना है यहाँ पे जबेरा, पट से पथरिया मिल जाएगा, ठीक है। पट से आपको यहाँ पे मिल रहा है पटेरा, हट से आपको मिलेगा हटा, ठीक है। तेंदु से आपको मिलेगा तेंदु खेड़ा और बटियागढ़, तेंदु खेड़ा और बटिया से बटियागढ़। ये इस तरीके से आपको मिल गए टोटल जिले, दमोह, जबेरा, पथरिया, पटेरा, हटा और तेंदु, बटिया, 7 आपको मिल गए तहसीलें। चलिए विकास खंड लेते हैं अब हम लोग। विकास खंड यहाँ पे कितने मिलेंगे ये चेक कर लेते हैं। विकास खंड हमें ये पूरे के पूरे मिल जाएंगे, यानी 11 ही विकास खंड हमें मिल जाएंगे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, इसको इरेज कर दूंगा मैं। नेक्स्ट पॉइंट आप लोग बनाए, और नेक्स्ट पॉइंट में हम पढ़ लेते हैं इसके जो नामकरण आया, कैसे कैसे आया। तो ये माना जाता है, पौराणिक कथा के अनुसार माना जाता है कि राजा नल थे, राजा नल की पत्नी थी दमयंती, तो राजा नल की पत्नी से आया ये, उनकी पत्नी का नाम था दमयंती, जहां से आ गया दमोह। ये एक कथा मानी जाती है। और यहाँ पे और क्या रहा है, तो यहाँ पे आप याद रखो कि पाटलिपुत्र साम्राज्य के जो गुप्त साम्राज्य थे, जिनका शासन पाटलिपुत्र में था, तो गुप्त साम्राज्य ने भी यहाँ शासन किया है, तो गुप्ता ने भी यहाँ शासन किया है। थोड़ा पौराणिक पृष्ठभूमि देख लेते हैं, या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देख लेते हैं हम इसका, कहाँ किसने शासन किया। तो गुप्ता साम्राज्य, गुप्ता डायनेस्टी ने यहाँ पे शासन किया है। कब किया है, तो आप याद रख सकते हैं कि इन्होंने 5वीं शताब्दी में शासन किया है, हिस्सा था गुप्त साम्राज्य का ये 5वीं शताब्दी। 5वीं शताब्दी मतलब 400 से 500 के बीच में, 250 से 500, 250 to 500 का जो एसी का टाइम है वो गुप्त साम्राज्य का, गुप्ता डायनेस्टी का आता है, तभी किया है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नामकरण में मैंने बात किया था, तो पीतल नगरी भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे पीतल उद्योग बहुत चलता है। पीतल उद्योग, पीतल के बर्तन भी बनते हैं यहाँ पे, इसलिए इसको पीतल नगरी भी बोलते हैं, याद रखिएगा। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में पहला पृष्ठभूमि आपको क्या क्लियर हुआ। दूसरा, यहाँ खिलजी शासकों ने भी शासन किया, ठीक है। इसके अलावा सिंग्रामपुर जो जगह है यहाँ पे, सिंग्रामपुर, वहां पे पाषाण काल के औजार मिले हैं हमको, ये भी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हुआ, याद करिए। सिंग्रामपुर में पाषाण काल के औजार मिले हैं। इसके बाद 5वीं सदी में मैंने बता ही दिया, गुप्त साम्राज्य ने यहाँ पे शासन किया, जो पाटलिपुत्र जिनका साम्राज्य था, महाजनपद था, उस महाजनपद से वो यहाँ भी आके इसको भी अपना हिस्सा बनाया था।
8वीं और 12वीं सदी में दमोह के कुछ हिस्सा कलचुरी वंश का भी था। तो 8वीं और 12वीं सदी के बीच में दमोह के कुछ हिस्से में कलचुरी शासकों ने भी शासन किया, पूरा हिस्सा नहीं, कुछ हिस्सा में। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से। और ये दमोह में शासन इन्होंने तो किया था, लेकिन जबलपुर के बहुत सारे हिस्से में कलचुरी वंश का शासन था। और त्रिपुरी नाम से उस समय हम जबलपुर को जानते थे, त्रिपुरी। इसके अलावा नोहटा में मंदिर है, कलचुरी कालीन मंदिर है नोहटा में, कलचुरी वंश के शासकों ने बनवाया है नोहटा का मंदिर। इसके अलावा सिंग्रामपुर में एक आप कहोगे कि यहाँ पे सिंग्रामपुर एक और कारण से फेमस है। सिंग्रामपुर वो जगह है, मैंने बताया था रानी दुर्गावती की कहानी आपको, तो रानी दुर्गावती ने आसफ खान से, अकबर ने भेजा था आसफ खान को रानी दुर्गावती से लड़ने के लिए, तो आसफ खान से लड़ते हुए रानी दुर्गावती सिंग्रामपुर नामक जगह पर ही शहीद हुई थी, शहादत को प्राप्त किया था। पहली बार तो रानी दुर्गावती ने बिल्कुल हरा दिया उसको, आसफ खान को, लेकिन दूसरी बार जब आसफ खान और ज्यादा शिद्दत से और ज्यादा सेना को मजबूत करके आया तो शहादत को प्राप्त हुई थी रानी दुर्गावती। तो रानी दुर्गावती के बारे में बताया गया था आपको, उनका संग्रहालय मैंने जबलपुर में बताया है, लेकिन उनका आप कहोगे कि सिंग्रामपुर नामक जगह में शहादत को प्राप्त हुई थी वो लड़ते हुए। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी हो जाएगा सिंग्रामपुर के बारे में। बाकी पाषाण काल के पत्थर या पाषाण काल के औजार तो मिले ही हैं यहाँ से। और क्या है, नोहटा का मंदिर बता ही दिया मैंने। 14वीं सदी में, 14th शताब्दी में, 14th सेंचुरी में यहाँ पे किसका शासन रहा? यहाँ पे कुछ समय के लिए खिलजी का शासन देखने को मिलता है। फिर उसके बाद यहाँ पे हमें तुगलक का भी शासन देखने को मिलता है। पहले तो तुगलक आए फिर खिलजी आए, ठीक है। तो इन दोनों का शासन यहाँ पे देखने को हमें मिलता है। कैसे हमें पता चला कि शासन मिलता है? क्योंकि यहाँ पे जो पत्थर की नक्काशी है वहां से हमें पता चलता है कि तुगलक काल की है, खिलजी काल की है, उससे पता चलता है। इसके अलावा यहाँ पे मुगल शासन भी रहा है, मुगल का शासन रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा गोंड वंश के शासक भी यहाँ आए हैं 15th सेंचुरी के लास्ट तक, यानी जैसे ही 1600 बिगिन हुआ है तब यहाँ पे गोंड वंश का शासन कुछ समय के लिए रहा है, तो ये भी हमें पता चलता है। और यहाँ पे गोंड वंश ने 52 किले बनवा के पूरा सुरक्षा रखी थी अपने साम्राज्य की। तो ये एक इंपॉर्टेंट ऐतिहासिक पृष्ठभूमि होगा दमोह से संबंधित। तो दमोह ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से घिरा हुआ है। अब दमोह की लोकेशन भी आप देख लो, मैप आपके सामने है, ये दमोह है। तो दमोह के ऊपर छतरपुर है, सीधी बात, नॉर्थ में छतरपुर। साउथ में भी हम चले दमोह के तो आपको एक तो नरसिंहपुर मिल जाएगा और एक आपको जबलपुर मिल जाएगा, दिख रहे हैं आपको दोनों, इसीलिए मैप सामने है। अब दमोह के लिए आप वेस्ट में जाते हो तो आपको सागर, डायरेक्टली सागर मिलेगा सिंगल, और यदि आप इसके ईस्ट में जाओ तो आपको पन्ना और कटनी मिल जाएगा। पन्ना पे भी काम हम करेंगे क्योंकि पन्ना सागर का ही आएगा, सागर संभाग का ही है। हाँ, नरसिंहपुर, जबलपुर, कटनी, इन सब पे काम हम लोग कर चुके हैं। अभी सागर पे काम होगा, पन्ना पे होगा, सागर के बाकी सभी जिलों पे काम होगा। तो यहां से आपको इसकी लोकेशन भी क्लियर हो गई कहां पे है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी आपने देख लिया। और भी कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं बोलता चलता हूं, आप सुनते चले, कुछ इंपॉर्टेंट है तो आप लिखते चले, ठीक है। यहाँ पे पान का बाग है, पान के लिए बहुत फेमस है दमोह, पान का बाग है। यहाँ पे अकबर के समय मालवा का हिस्सा था, ये मैंने बताया था, अकबर का भी शासन, मुगलों का भी शासन रहा है, तो अकबर के समय ये मालवा का क्षेत्र था। इसके अलावा यहाँ मूर्तियां मिली हैं जो मुगल के समय की मूर्तियां हैं, उससे भी पता चलता है कि मुगल शासक यहाँ रहे हैं, ठीक है। राजा नल का कॉन्सेप्ट मैंने दे ही दिया, हिंदू पौराणिक कथा जिसकी राजा नल की पत्नी दमयंती के नाम पे दमोह पड़ाई, ठीक है। पीतल नगरी का कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया। यहाँ पे प्रमुख नदियां हैं सुनार और बैरमा, दो नदियां हैं, सुनार और बैरमा नदी, तो दो नदियां याद रखिए आप, सुनार और बैरमा। तालाब, इसे अनेक तालाबों का शहर बोलते हैं, अनेक तालाबों का जिला है ये, बहुत सारे तालाब हैं। हमें कुछ तालाब नाम ले रहा हूं, सुनते चलना आप। एक तो तेजगढ़ का तालाब है, यहाँ पे मोती लाल तालाब है पथरिया में, बारपाती तालाब है, माला तालाब है, कनौरा तालाब है, नौहटा तालाब है नौहटा में। इसके अलावा यहाँ पे कृष्णगंज के तालाब है और यहाँ पे स्नेह तालाब है। इसके अलावा 5 तालाब हैं जो प्रयोग में लोग लेते हैं, जिनका पानी यूज करते हैं, जैसे फुटैस तालाब, पुरैना तालाब, दीवान तालाब, वेला तालाब, बड़ा तालाब, इनका पानी अभी भी लोग यूज करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देश का पहला पुरातात्विक पार्क बनाया गया है, पुरातात्विक पार्क, क्योंकि सिंग्रामपुर आपको बताया मैंने, पाषाण काल का यहाँ पे औजार मिला है,
उसके कारण यहाँ पे सिंग्रामपुर में ही क्या बनाया गया सॉरी पुरातात्विक पार्क बनाया गया। ठीक है। वीरांगना दुर्गावती का अभ्यारण्य, वीरांगना दुर्गावती के नाम पर एक अभ्यारण्य यहाँ पे रखा गया है। यानी एक अभ्यारण्य का नाम रानी दुर्गावती के नाम पे रख दिया गया है। क्या है नाम? रानी दुर्गावती अभ्यारण्य। क्या है इस अभ्यारण्य में? 24 किलोमीटर स्क्वायर एरिया का ये अभ्यारण्य है, कम एरिया है। और यहाँ पे आप कहोगे कि 1977 में इसको क्या किया गया है? ओपन किया गया है। और यहाँ पे संरक्षण हम देते हैं शेर को, तेंदुआ को, मृग को, हिरण को मतलब, और जंगली सूअरों को, नीलगाय को, इनको हम यहाँ पे क्या देते हैं? शरण देते हैं, संरक्षण देते हैं। अब हमारा आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थल जिसे आप धार्मिक स्थल बोलेंगे। कुंडल वन आपका कहाँ है? दमोह में है। ये जैन तीर्थ स्थल है कुंडल वन। अभी तक हम लोगों ने कुछ स्थल पढ़ लिए हैं, जैसे 52 गजा हमने पढ़ लिया है, 52 गजा का मंदिर, और साथ ही साथ हमने मुक्तागिरी पढ़ लिया है। तो मुक्तागिरी हमने बैतूल में पढ़ा था, 52 गजा हमने कहाँ पर पढ़ा था? बड़वानी में। तो कुछ हमने पढ़ लिए हैं, वो भी ध्यान रखें। जैन तीर्थ स्थल है। यहाँ पे एक बड़े बाबा का मेला भी लगता है, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। बड़े बाबा का मेला भी लगता है क्योंकि एक मंदिर यहाँ पे बड़े बाबा की भी है जैन तीर्थ कुंडलवन में ही। और क्या है यहाँ पे? यहाँ पे पर्वत श्रेणी से घिरा हुआ है ये पूरा। 60 यहाँ पे टोटल टेम्पल्स हैं, जिसमें से एक बड़े बाबा की टेम्पल भी है और बड़े बाबा का मेला भी लगता है। जैन तीर्थ स्थल है, जैन धर्म का एक बहुत पवित्र स्थल है। जैसे मैंने मुक्तागिरी बताया था, जैसे मैंने 52 गजा बताया था, वैसे ही ये भी एक पवित्र स्थल है कुंडलवन। 1857 में यहाँ पे जो क्रांति हुई थी, जिसे हम बोलते हैं भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, तो दमोह से भी लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। जैसे कुछ नाम मैं गिनाता हूँ, हालांकि जरूरत नहीं है। जैसे ठाकुर किशोर सिंह ने यहाँ पे भाग लिया, और राजा देवी सिंह, पंचम सिंह, गंगाधर राव, रघुनाथ राव, महजबान सिंह, गोविंद राव, ऐसे कई लोग थे जिन्होंने यहाँ पे क्या किया? पार्टिसिपेशन किया इस संग्राम में। यहाँ पे माय सीमेंट का एक शानदार कारखाना लगा हुआ है। और नरसिंहगढ़ में शासक नरसिंह थे, जिस कारण से यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम नरसिंहगढ़ पड़ा, क्योंकि नरसिंह का शासन था वहां पे। 2 नदियों कोपरा और सोनारा के पास है आपका माइसिन सीमेंट, नरसिंहगढ़ में है माइसिन सीमेंट। माइसिन सीमेंट के बारे में बता रहा हूँ, थोड़ा सा मैंने बता दिया नरसिंहगढ़ नाम क्यों पड़ा। साथ ही साथ यहाँ NH7 गुजरता है, और NH7 के पास ही आपका ये माइसिन सीमेंट का कारखाना भी है। जटाशंकर मंदिर है भगवान शिव का यहाँ पे नोहलेश्वर मंदिर है नोहटा गांव में। कौन सा मंदिर? नोहलेश्वर मंदिर। भगवान शिव को ही नोहलेश्वर बोलते हैं, 11वीं सदी में बना है। बादकपुर में जोगेश्वर नाथ मंदिर है। और मैं आपको बता दूं ये जटाशंकर मंदिर कौन सा मंदिर है। जटाशंकर मंदिर एक बहुत विशाल प्रांगण में बना है। एक्चुअल में जंगल में उस समय जो शासक थे, वो जंगल में क्या पाया? उन्होंने एक मूर्ति पाई जंगल में, शिवलिंग पाई। उस शिवलिंग को उठा के वो लाना चाह रहे थे जटाशंकर के पास, लेकिन इतना भारी भरकम वो शिवलिंग था, वो उठा नहीं पाए। भगवान शिव की इच्छा थी वहीं विराजमान होने की, तो फिर वहां पे कोई दूसरा शिवलिंग, वहां पे का मतलब हुआ जटाशंकर के पास उन्होंने दूसरा शिवलिंग विराजमान करवाया, और बादकपुर में उन्होंने फिर जोगेश्वर नाथ मंदिर एक और बनवाया। तो ये एक कहानी है, एक कथा है कि ऐसा हुआ था उस समय, ये भी आप ध्यान रखेंगे। सिंगोरगढ़ का किला है, निदान कुंड है, नजारा एक जगह है जहां से आप प्राकृतिक नजारा ले सकते हैं। सद्भाव शिखर है यहाँ पे एक। साथ ही साथ बुंदेली मेला लगता है, बड़े बाबा का मेला मैंने बताया था अभी, एक बुंदेली मेला भी लिख लें आप। ठीक है, तो ये कुछ स्थल है यहाँ पे। एक बार चलिए स्थल में क्विकली रिकॉल करा देता हूँ। एक घंटा घर भी याद रखिए, सर्किट हाउस तो होता ही है, तो यहाँ भी है। इसके अलावा यहाँ पे महाराणा प्रताप की मूर्ति भी है जबलपुर नाका के पास। इसके अलावा यहाँ पे मैंने कीर्ति स्तंभ, गजानन पहाड़ी, 9 गजा पहाड़ है, रानी दमयंती बाई का किला है, नेहरू पार्क है, जटाशंकर मंदिर है भगवान शिव का, और क्या है बादकपुर में जोगेश्वर नाथ मंदिर है, और ऐतिहासिक में सिंग्रामपुर को याद रखिए, पाषाण काल का स्थल मिला है। फिर सिंग्रामपुर में ही हमने क्या किया, एक पुरातत्व पार्क स्थापित किया, जो कि पूरे प्रदेश का या देश का राजा पहला पुरातात्विक पार्क है। इसके अलावा वीरांगना दुर्गावती अभ्यारण्य है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे पुरातात्विक संदर्भ देखो तो गुप्त काल का भी शासन रहा आपका। इसके बाद खिलजी, तुगलक, मुगल, बीच में थोड़ा सा डिस्कशन कलचुरी वंश के शासकों का भी हुआ है 8वीं से 12वीं शताब्दी। तो कई शासकों ने यहाँ पे शासन किया है दमोह में। तो इस तरीके से दमोह को हमने कवर कर लिया। तो आज हमने सागर के 2 जिले कवर कर लिए, सागर संभाग के। पहला तो हमने छतरपुर कर लिया, दूसरा हमने दमोह कर लिया। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी के जिले लेते हैं।
दो दो करके हम पूरे जिले इसमें लेते हैं। ठीक है, थैंक यू क्लास।